सभी को नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SST विद जोगिंदर शर्मा में। इस क्लास में हम आपका 10th क्लास की जो इकोनॉमिक्स है, सोशल साइंस का जो पार्ट है इकोनॉमिक्स, उसमें जो आपका चैप्टर है मुद्रा एवं साख, मनी एंड क्रेडिट, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर के अंदर मैंने मेन पॉइंट्स लिख दिए हैं, सारे इन्हीं पॉइंट्स के बेस पे ही आपका चैप्टर है। तो चैप्टर के नाम में देखेंगे मुद्रा एवं साख। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मुद्रा क्या है और साख क्या है। तो चलो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से कि मुद्रा क्या है। तो मुद्रा का मतलब होता है कि हमारा धन का वह रूप जिसका प्रयोग हम दैनिक जीवन में चीज़ों के लेन देन के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट से कुछ सामान खरीदते हैं, उसके बदले में हम पैसे देते हैं, तो वो मुद्रा है। अब वो बात अलग है कि वो हम पैसे किस रूप में देते हैं। हो सकता है वो पैसे हम कागज़ के रूप में दे रहे हो सकता है हम सिक्के के रूप में दे रहे हो सकता है हम चेक भी दे रहे हों। वो अलग अलग तरीके हैं, चाहे तरीका कोई भी हो, सामान खरीदने के लिए हमने उसका यूज किया है तो वो हमारी मुद्रा है। दूसरा हमारा है कि साख क्या है। साख का मतलब जनरली अगर देखा जाए तो साख का मतलब होता है विश्वास, एक भरोसा। लेकिन इस चैप्टर की लैंग्वेज के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ साख का मतलब होता है, साख एक समझौता है किस किस के बीच, पैसा देने वाले और पैसा लेने वाले के बीच। इसके अंदर जनरली कैपेसिटी चेक की जाती है पैसा लेने वाले की, कि वो वापिस देगा या नहीं। जिसकी साख जितनी अच्छी है समझ लो उसका पैसा रिटर्न आने की संभावना उतनी ही ज़्यादा है। एक हिसाब से कर्जा या लोन होता है, उसका संबंध हमारा सीधा साख से होता है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय क्या है। वस्तु विनिमय का मतलब होता है लेन देन, और वस्तु का मतलब होता है वस्तु के रूप में। जब कोई भी लेन देन हमारा वस्तु के रूप में किया जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी को शर्ट दे दी और अगले ने हमें पैसे न दे के शर्ट के बदले में कुछ खाने के लिए दे दिया, तो एक्सचेंज हुआ वस्तु का वस्तु के साथ, तो वो हमारा होता है वस्तु विनिमय। अगला है दोहरा संयोग। पूरा इसको बोला जाता है आवश्यकता का दोहरा संयोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूरी संभावना है इसके आने की कि आवश्यकता का दोहरा संयोग क्या है। देखेंगे आवश्यकता के दोहरे संयोग में जनरली ये हमारा जब पैसा मुद्रा हमारी प्रचलन में नहीं आई थी उससे पहले ही वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था, और वस्तु विनिमय में भी आवश्यकता का दोहरा संयोग एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती थी। और इस आवश्यकता के दोहरे संयोग को खत्म करने के लिए, इस परेशानी को खत्म करने के लिए मुद्रा ही चलाई गई थी। तो देखेंगे कि दोहरा संयोग है क्या। पहले क्या होता था, जब पैसा नहीं होता था तो वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी, लेकिन इसके लिए दोहरा संयोग देखना पड़ता था। हो सकता है कि हमारे पास कोई वस्तु है और वो दूसरे व्यक्ति को चाहिए, हमने उसको वो दे दी, लेकिन उसके बदले में वो एक ऐसी वस्तु दे रहा है जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। तो इट मीन्स हमारी आवश्यकता थी, तो दोनों तरफ जो आवश्यकता थी दोनों वो पूरी नहीं हुई, तो ये आवश्यकता का दोहरा संयोग नहीं बना। लेकिन कोइंसिडेंटली हमने उसको वो चीज़ दे दी जो उसको जरूरत थी, और सामने वाले ने हमें वो चीज़ वापस कर दी बदले में जिसकी हमें जरूरत थी। अगर ये कंडीशन हमारी पूरी हो रही है, एक दूसरे की वस्तु से एक दूसरे की आवश्यकताएं पूरी हो रही है बदलने पर, तो वो हमारा आवश्यकता का दोहरा संयोग कहलाता था। लेकिन ये जनरली हर बार फिट नहीं बैठता था, बड़ी समस्या आती थी। हमें ढूंढना पड़ता था ऐसे व्यक्ति को कि जिसको हम अपनी चीज़ दे रहे हैं वाकई उस व्यक्ति को उस चीज़ की आवश्यकता है, और वो हमें बदले में वो वस्तु दे दे जिसकी हमें आवश्यकता है। तो ये बड़ा मुश्किल हो गया था ये संयोग। इस संयोग को खत्म करने के लिए ही मुद्रा ही चलाई गई थी कि हर चीज़ का जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं वो एक ऐसी वस्तु के रूप में करें जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस रखती हो, जिसको सभी मान ले, स्वीकार्य हो सभी के द्वारा। तो मुद्रा को तो सभी स्वीकार लेते हैं। हम पैसे कोई भी चीज़ खरीद के उसको पैसे दे देंगे तो अगला पैसे को एक्सेप्ट कर रहा है। तो उसके बदले में ये नहीं कि हमने उससे कह दिया कि एक जोड़ी जूते दे दे और तू हमसे बदले में 2 किलो मतलब 5 किलो 10 किलो चावल ले ले। अगले को चावल की जरूरत ही नहीं है तो चावल क्यों लेगा, लेकिन वो मुद्रा ले लेगा हमसे क्योंकि वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस में आती है। तो इस आवश्यकता के दोहरे संयोग को खत्म करने के लिए ही मुद्रा का चलन हुआ था। फिर चैप्टर में अगला क्वेश्चन आता है कि मुद्रा के रूप कौन कौन से। आधुनिक रूप, वर्तमान में जो हमारी मुद्रा है वो किस किस रूप में चल रही है। तो सबसे पहला हमारा कागज के नोट। हम देखते हैं कि नोट, ठीक है, हमारे पास 10 रुपये, 20 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये तक, 2-2000 रुपये तक के नोट हैं, जिसको बिल्कुल बिना बेझिझक हम मार्केट में उनके बदले में चीज़ सामान खरीद सकते हैं। अगला है सिक्के के रूप में। हमारे पास मुद्रा सिक्के के रूप में भी 10 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का, वो भी हमारा वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए हम आसानी से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा चेक। कोई भी सामान खरीदा, हमने चेक के अंदर अपने बैंक डिटेल होती है, उसके अंदर अपने साइन किए, डेट दी, अगले का एड्रेस जो डिटेल वगैरह लिखी और पे कर दिया।
बंदा बिल्कुल बेझिझक उस चेक को एक्सेप्ट कर लेता है। इट मीन सामान खरीदने के लिए हम चेक का प्रयोग भी कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, ठीक है, ये हमारे दोनों मुद्रा के रूप है। क्रेडिट कार्ड कहीं भी हमने यूज़ किया, पेट्रोल पंप पे गए, गाड़ी के अंदर तेल डलवाया, क्रेडिट कार्ड मशीन के अंदर डाला, हमने हमारे पैसे पे हो गए, वो हमारे अकाउंट से कट जाते हैं। वैसे ही हमारा डेबिट कार्ड का चक्कर होता है, हमारा ATM बोला जाता है जिसको, उससे भी हम आसानी से पे कर सकते हैं। यूपीआई जैसे हम आजकल यूज़ कर रहे हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह, भीम पे, ये सारी हमारी UPI ID बन जाती है जो हमारे अकाउंट से लिंक कर दी जाती हैं। और ऐसे ही नेट बैंकिंग होता है, हमारा जो अकाउंट होता है उस अकाउंट के जिस भी बैंक में होता है उसकी अपनी एक पर्सनल ऐप होती है, उसके थ्रू हम घर बैठे एक जगह से दूसरी जगह लाखों रुपए एक साथ इमीडिएटली IMPS बोला जाता है, RTGS बोला जाता है, जो किया जाता है हमारा नेट बैंकिंग के थ्रू किया जाता है। तो ये सारे मोड ऑफ पेमेंट्स हैं कि किस किस तरीके से हम पेमेंट कर सकते हैं। वो नोट के रूप में करें, चाहे सिक्के के रूप में करें, चेक से करें, क्रेडिट कार्ड से करें, डेबिट कार्ड से करें, UPI से करें, नेट बैंकिंग से करें। तो ये हमारे आधुनिक मुद्रा के रूप हैं। इससे आगे चलें तो अगला हमारा क्वेश्चन आता है RBI के काम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे हमारे जितने भी बैंक हैं उन सभी बैंकों का बॉस हमारा RBI बोला जाता है, भारत का सबसे बड़ा बैंक बोला जाता है। एक बैंक ही है RBI। अब उसके कुछ काम होते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो क्या है, मुद्रा जारी करना। जो हमारे देश में जितनी भी मुद्रा जारी होती है, अब थोड़े दिन पहले हमारा नोटबंदी की थी, हमारे पुराने नोट बंद हुए थे और नए नोट हम RBI ने जारी किए थे। तो वो ऐसा नहीं कि वो हमारे नरेंद्र मोदी ने जारी किए थे, वो RBI का काम था नोट जारी करना। पहले वाली मुद्रा को उसको डिमोनेटाइज करके और नई मुद्रा जारी की थी। फिर निगरानी करना, ये सभी बैंकों का बाप है एक हिसाब से, जितने भी हमारे बैंक है ना उनकी निगरानी इसी का काम है, देख रेख करना कि कौन सा बैंक कैसे काम है कर रहा है। फिर बैंक दर, जो बैंक से हम कई बार लोन लेते हैं या बैंक में हम अपना पैसा जमा कराने जाते हैं, तो जब हम लोन लेते हैं तो हमें बैंक को ब्याज देना पड़ता है, और जब हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो बैंक हमें ब्याज देता है। तो CRR और SLR वगैरह जो इनको बोला जाता है, वो हमारी जो बैंक की दर है उसका निर्धारण करता है वो RBI फिक्स करता है कि कौन सा बैंक कितने % लोन पे ब्याज लेगा और कितने % जमा करने के ऊपर बैंक ब्याज देगा। ये काम हमारा RBI का है। फिर नगद संचय का मतलब कि RBI का काम कि हमारे जितने भी बैंक है, चाहे वो PNB हो, SBI हो, एक्सिस हो, HDFC हो, पंजाब एंड सिंध हो, जितने भी हमारे बैंक हैं उन सभी बैंकों से जो उनका टोटल उनके पास जितना भी पैसा है उसका कुछ %, मान लो लेट कर लो लगभग 10% के आसपास होता है, वो उनका कैश अपने पास जमा कर लेता है। हर बैंक से अब उनका जो टोटल कैश है उसका 10% लेके अपने पास जमा कर लेता है। वो फॉर फ्यूचर यूज किया जाता है कि जब किसी भी बैंक का दिवालिया हो जाए या किसी बैंक को, जब देखो हमें पैसे की जरूरत है तो हम बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं, लेकिन जब बैंक को ही लोन की जरूरत होती है तो वो RBI के पास पहुंचता है। और RBI पैसा कहाँ से देता है? RBI पैसा देता है वहां से जो नगद संचय उसने सभी बैंकों से 10-10% करके लिया है, उसी में से वो बैंक के पैसे बैंकों को देता है। फिर मौद्रिक नीति, जो हमारी जो पॉलिसी होती है मुद्रा को लेकर जितनी भी, वो सारी RBI की द्वारा बनाई गई होती है। इट मीन्स ये सरकारी बैंक है, बैंकों का बैंक है। फटे पुराने नोट वगैरह है जारी करना, उनको जमा करके नए नोट जारी करना, वो भी RBI के ही काम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो संभावना बनती है आपके मुद्रा के आधुनिक रूप में और RBI के कार्य क्या है इन दोनों में से आने की। अगला आपका है साख, संपत्ति के रूप में, और साख ऋण जाल के रूप में। इट मीन्स कई बार हम कर्जा लेते हैं, वो 2 तरह से काम करता है। कई बार हमारी वो प्रॉपर्टी को बढ़ा भी देता है और कई बार हमें बिल्कुल तली में बिठा भी देता है, हमारे लिए वो जाल का काम कर देता है कई बार संपत्ति का। तो कैसे वो बताते हैं। चलो लेट कर लें कि हम शुरुआत में जिक्र करें, जो हमने लोन लिया, जो कर्जा लिया, वो संपत्ति के रूप में है। कैसे? इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ एक सलीम नाम के व्यक्ति का, जो जूते वगैरह बनाने का काम करता है। एक बार उसको ऑर्डर मिलता है बहुत सारे जूते एक साथ इकट्ठे बनाने का, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है कि इतने जूते बनाने के लिए जो कच्चा माल, जो चमड़ा वगैरह, जो कारीगर उसको चाहिए, उनको सैलरी देनी पड़ेगी, वो कहाँ से लाए। ऑर्डर बड़ा था, पैसा उसको दिख रहा था, बेनिफिट था, कुछ 2 पैसे बचने की संभावना थी, लेकिन खुद के पास पैसे नहीं थे वो कच्चा माल लाने के लिए। तो वो क्या करता है, किसी साहूकार से जाके पैसे लेके आता है। लेट कर लो कि वो 50,000 रुपये लेके आ जाता है। उन 50,000 रुपये से वो चमड़ा ले आता है और कुछ 1 या 2 कारीगरों को और रख लेता है 2 महीने के लिए काम पे। अब वो 50,000 रुपये से जो उसने माल तैयार किया था और जो ऑर्डर मिला था, वो ऑर्डर उसने उस 50,000 रुपये के माल से तैयार करके और बेच दिया। हो सकता है वो उसने ऑर्डर 80,000 रुपये, 90,000 रुपये में बेचा हो,
तो जो 40,000 रुपये का उसको बेनिफिट हुआ ना, वो सारा बेनिफिट उस 90,000 रुपये में से उसने वो 50,000 रुपये वापस साहूकार को दे दिया, हो सकता है कुछ 5-7,000 रुपये ब्याज भी दे दिया हो, तो 25 से 30,000 रुपये का उसको बेनिफिट हो गया। इट मीन्स वो एक संपत्ति बना ली। कैसे बनाई? दूसरे के पैसे से कर्जा लेके संपत्ति तैयार की, वापस उसकी रिटर्न कर ली, और जो खुद बचत आई वो अपनी खुद की हो गई। तो ये एक संपत्ति का काम भी कर जाता है कई बार। ब्याज के लिए हुए पैसे से कई बार बिजनेस भी इतना अच्छा चल जाता है कि एक साल में हमने अगले का ब्याज का पैसा भी उतार दिया और हमारा बिजनेस भी शिखर पे चढ़ गया। लेकिन कई बार हमारे साथ उल्टा होता है, साख है वो ऋण जाल के रूप में बन जाता है। कैसे? मान लो एक किसान है, उसने उम्मीद लगाई कि अब की बार मैं फसल बोऊंगा, 4 या 5 एकड़ जमीन है, पर लेकिन उसको बोने के लिए, बुआई के लिए, बिजाई के लिए, पानी के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वो गांव के साहूकार के पास जाता है इस भरोसे पे कि 6 महीने बाद वो उसके पैसे रिटर्न कर देगा, अब के लिए मेरे को 15,000 या 20,000 रुपये अगर कर्जा मिल जाए तो खेती बाड़ी के लिए। अब साहूकार उसको पैसे दे देता है, ठीक है, उन पैसों से वो खेती बाड़ी करनी शुरू कर देता है 6 महीने की, इस उम्मीद के साथ कि 6 महीने बाद मेरी अच्छी फसल होगी और मैं साहूकार के पैसे चुका के कुछ 10-20 हज़ार रुपये अपने बचा लूँगा। लेकिन मौसम खराब होने की वजह से, ओले, आंधी, कुछ भी लगा लो, कोई आपदा के कारण वो फसल अच्छे से नहीं उग पाई। अब जो पैसा उसने साहूकार से लिया था वो उसको चुकाना तो था 6 महीने बाद, लेकिन फसल कुछ हुई नहीं। अब साहूकार क्या करेगा? उसके ऊपर ब्याज लगाएगा, ब्याज के ऊपर ब्याज लगाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो ब्याज न चुकाने के कारण, उसका वो मूल न चुकाने के कारण साहूकार उससे वो जमीन हड़प लेगा। इट मीन्स वो जो उसने साख जो लोन लिया था, कर्जा लिया था, वो उसके लिए ऋण जाल के रूप में काम कर गया। तो ये दोनों ही तरीके हैं, वो अपनी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे काम करने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है, उसके यूटिलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कैसे उसको यूज किया। चलो अगला आपका है समर्थक ऋणाधार। समर्थक ऋणाधार क्या होता है? जनरली वैसे देखा जाता है कि जब भी लोन या हम कोई कर्जा लेते हैं तो जो कर्जा देने वाला आदमी है वो पहले ये देखता है कि ये कर्जा वापस देगा कैसे। वो पहले उसकी बैकग्राउंड को चेक करके देता है, या फिर क्या करता है, उसके बदले में वो कुछ सामान गिरवी रखवाने के लिए बोलता है। इट मीन्स कुछ ऐसी संपत्ति या परिसंपत्ति वो पहले जमा कर लेता है कि अगर उसने समय पर वो पैसा वापस नहीं दिया गया तो उसकी इस संपत्ति को वो जब्त कर लेगा, जिसको बोला जाता है समर्थक ऋणाधार। हो सकता है वो उसके जमीन के कागजात भी हो सकता है, उसके घर के भी, उसकी गाड़ी भी हो सकती है, उसका कोई जेवरात भी हो सकता है। तो वो अगर उसने समय पे पैसा नहीं दिया तो इस चीज को वो अपना कर लेगा, ये समर्थक ऋणाधार कहलाता है। फिर है साख की शर्तें। जब कोई लोन दिया जाता है, कर्जा दिया जाता है, उसकी कुछ शर्त होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले होता है ब्याज दर, कि ब्याज की दर फिक्स की जाती है कि मैं इस दर पर आपको ब्याज, मतलब इस ब्याज की इस दर पर मैं आपको पैसे दे रहा हूं, इतना मैं रिटर्न लूंगा। समर्थक ऋणाधार गारंटी के रूप में, जिसको गारंटी बोला जाता है कि अगर तुमने समय पर, निर्धारित समय पर पैसे वापस नहीं दिए तो मैं तेरी फलानी चीज को अपने अंडर में ले लूंगा, अपने कब्जे में ले लूंगा। तीसरा दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो पूरे किए जाते हैं, अपनी फाइल वगैरह तैयार की जाती है, या फिर गांव बैंक से आप लोन ले रहे हो तो कोई फाइल वगैरह बनाई जाएगी, और आप गांव से लोन ले रहे हो किसी साहूकार से, रिश्तेदार से, तो वहाँ क्या किया जाता है, उनकी एक बही होती है जिसके अंदर आपको लिखा जाता है बाकायदा, उसके अंदर आपके सिग्नेचर कराए जाते हैं, अंगूठे लगवाए जाते हैं, ब्याज की दर लिखी जाती है, समय लिखा जाता है। तो वो भी एक डॉक्यूमेंट तैयार करने का तरीका है। फिर भुगतान की प्रक्रिया। इट मीन्स आप पैसा ले तो रहे हो, उसको जो आप पेमेंट करोगे वापिस वो किस मोड में करोगे, ठीक है। इट मीन्स आप मंथली उस पैसे को चुकाओगे, आप 6 महीनों में दोगे या साल में ब्याज दोगे, ये तरीका उनसे पहले पूछा जाता है कि किस हिसाब से आप इस पैसे को रिटर्न करोगे। इसके बाद आपका टॉपिक आता है 10वां, स्वयं सहायता समूह। ये एक जनरली गांव में चलाया जाता है, गांव की लेडीज के लिए ज़्यादातर चलाया जाता है। उसमें क्या होता है कि गांव की कुछ लेडीज होती हैं, वो इकट्ठा होके, और जैसे 10 या 20 लेडीज एक ऐसा ग्रुप बना लेते हैं, और वो मंथली कुछ थोड़ा बहुत पैसा उस ग्रुप में अपना ऐड कर देती हैं, जोड़ देती हैं। फिर वो जैसे वो पैसा इकट्ठा हो जाता है, उनमें से कोई एक जिसको उस पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है उस महीने, वो उस पैसे को यूज कर लेता है, और नेक्स्ट मंथ क्या करता है, वो जितना पैसा उसने लिया था वो वापस, और अगले महीने की जो अपनी इंस्टॉलमेंट है वो जोड़ के रिटर्न कर देता है। फिर नेक्स्ट मंथ अगर किसी को जरूरत है तो दूसरी लेडीज उस पैसे को यूज कर लेती है। जैसे आजकल हम शहरों में देखते हैं जिसको कमेटी बोला जाता है, कमेटी वगैरह चलाना, वो स्वयं सहायता समूह की तरह होता है। ये कार्य कैसे करता है, तो सबसे पहले आता है महिलाएं लिख रखा है, मतलब गाँव की जो महिलाएं हैं वो इकट्ठी होती हैं, वो अपना ग्रुप बनाती हैं, पूंजी जमा करते हैं, जो उनका हिस्से का जितना पैसा आ रहा है, चाहे वो 1000 रुपये, 1500 महीने के जितने भी इकट्ठे करें, वो सारे कलेक्शन करते हैं।
फिर बिना समर्थन ऋणाधार के अगर एक इनमें से कोई भी सदस्य जब उन पैसे को यूज कर रहा है ना, तो उसके बदले में, जैसे मैंने यहाँ बताया था ना समर्थक ऋणाधार कि बदले में गारंटी के रूप में कुछ जमा किया जाता है, ऐसा कुछ इस ग्रुप में नहीं होता। इनका एक भरोसा होता है एक दूसरे के ऊपर कि बिना किसी गारंटी के आपको वो पैसा दिया जाता है। फिर ब्याज की दर, अगर वो पैसा यूज कर रहा है 1 महीने, उसके बदले में थोड़ा बहुत ब्याज लेता है ना, वो जो और जनरली जो ब्याज लेते हैं उनसे बहुत कम दर पे ये आपस में एक दूसरे को ब्याज के लिए पैसे देते हैं। फिर सामाजिक मुद्दों पर चर्चा, ये ग्रुप बनता है, इकट्ठे होते हैं, ये सारा काम करते हैं। तो गांव में जनरली होता है कि छोटे मोटे सामाजिक मुद्दे होते हैं, चाहे शिक्षा का, सफाई का, पानी का, जल की, किसी तरह की व्यवस्था हो, उसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। जो भी कुछ पॉसिबल जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं ना, वो निकालते हैं। फिर देखा जो हमारे ऋण के 2 तरह के स्रोत बताए जाते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अब औपचारिक स्रोत कौन से होते हैं, अनौपचारिक कौन से होते हैं, इनमें दोनों में फर्क है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। औपचारिक ऋण के स्रोत वो होते हैं जैसे जो हम बैंकों से, सहकारी समितियों से जो भी पैसा लेते हैं वो हमारे सारे औपचारिक स्रोत होते हैं। और वैसे ही हम किसी महाजन से, साहूकार से, रिश्तेदार से, दोस्त से जो पैसा लेते हैं वो हमारे सारे अनौपचारिक स्रोत होते हैं। दोनों में फर्क है भाई। फर्क क्या है कि जो औपचारिक ऋण के स्रोत होते हैं, पहला तो आपको फर्क ये लिखना है कि लोन किससे लिया जाता है, अनौपचारिक में लोन किससे लिया जाता है। दूसरा फर्क लिखा जाता है ब्याज दर का। जो बैंक और जो सहकारी समितियां होती हैं, इनके जो ब्याज की दर होती है वो कम होती है, और साहूकार महाजन की होती है वो ज्यादा होती है। फिर ये वापस रिटर्न करने के लिए आपके ऊपर इतना दबाव नहीं बनाते, जबकि महाजन और साहूकार आपको पूरे दबाव में रखते हैं। जब भी मिलेंगे आपको पैसे के लिए टोकना, बार बार आपको ह्यूमिलिएट करना, शर्मिंदा करना, ये काम करते हैं। ये बदले में कोई संपत्ति वगैरह इतने जब्त करने का इनकी प्रक्रिया इतनी नहीं होती जितनी महाजन और साहूकारों की होती है। तो इसमें पूर्ण रूप से दमन के पूरे चांसेस हैं, इसमें इतने नहीं है। तो ये कुछ 2 या 4 फर्क थे इसमें। तो ये आपका चैप्टर था, छोटा चैप्टर है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं, इन्हीं को यूज करके आपको इस चैप्टर को यूज करना है कि मुद्रा क्या है, साख क्या है, वस्तु विनिमय क्या है, दोहरा संयोग क्या है, 2-2 नंबर के आने की संभावना है। तो ये क्वेश्चन आपके शुरू के 5 आने की 4 क्वेश्चनों में से संभावना है। 5 नंबर के अगर क्वेश्चन की बात की जाए ना, तो उसमें आने की संभावना कि मुद्रा क्या है और मुद्रा के विभिन्न रूप क्या है, कैसे ये काम करती हैं। ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना है कि आरबीआई के हमारे कौन कौन से कार्य होते हैं। फिर ये 2 या 3 नंबर में साख संपत्ति के रूप में कैसे काम करता है, ऋण जाल के रूप में समर्थक ऋणाधार क्या है, साख की हमारी शर्तें क्या क्या हैं। ये भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आने की संभावना है। स्वयं सहायता समूह क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है। ये क्वेश्चन 3 नंबर के लिए पॉसिबिलिटी बनती है कि औपचारिक ऋण के स्रोत कौन से, अनौपचारिक ऋण के स्रोत कौन से हैं। तो साथियों यही आपका चैप्टर था। इस चैप्टर में इन पॉइंट्स के अलावा कुछ खास बाकी बचा नहीं है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।